दोस्तों, मैं राज मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैं उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष कुछ टॉपिक को लेकर। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो टॉपिक है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन पॉलिटी का हिस्सा है, और टॉपिक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, और अभी 2019 में इसमें एक संशोधन संसद के द्वारा पास किया गया। तो संशोधन क्या है, इन सारी चीज़ों की मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 262 इसको डील करता है, इस मैटर को। हमारे भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी गई है वो अनुच्छेद 262 में दी गई है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में नदी जल को लेकर किसी प्रकार का अगर डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट के समाधान के लिए 262 में संसद को शक्ति दी गई कि संसद क्या क्या कर सकता है। अभी उसकी चर्चा मैं करूंगा। इसके पहले मैं आपको एक कोट दूं। कोट ये है कि जल ही जीवन है। आपको ये पता है कि मानव जीवन की एक अपरिहार्य आवश्यकता है जल, और हम मूल रूप से अपने जीवन में उपयोग के लिए नदी जल पर निर्भर करते हैं। और हमारे देश में अगर देखा जाए तो 20 मेजर रिवर बेसिन हैं, और ये नदियों का जल एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में वो, क्योंकि प्रकृति को नहीं पता ना कि कौन सी सीमाएं कहां तक जाती हैं, तो ये विभाजन तो मनुष्य ने किया है। तो एक राज्य ये कोशिश करता है कि किसी नदी का जो उसके राज्य से बह रही है उसका पूरा का पूरा जल केवल उस राज्य के लिए हो, और दूसरा राज्य उसे ये लगता है कि वो जल उसके प्रवाह को रोका ना जाए, वो उसके राज्य में आए। तो इन चीजों को लेकर राज्यों के बीच में विवाद होना स्वाभाविक है, और ये विवाद होते रहते हैं। हमारे संविधान ने जो व्यवस्था की अनुच्छेद 262 में, तो उसमें दो चीजें की इन्होंने। सबसे पहला प्रोविजन ये बनाया गया संविधान के अकॉर्डिंग कि संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद अगर चाहे तो वो इस संदर्भ में एक विधि का निर्माण करेगी। और दूसरी बात ये कही गई अनुच्छेद 262 में कि संसद विधि के द्वारा नदी जल विवाद के मुद्दे पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप को बंद कर सकती है, यानी कि इसमें न्यायिक इंटरफेरेंस ना हो। वैसे भी न्यायपालिका के पास बहुत सारे कार्य हैं, ओवर बर्डन की कंडीशन है, तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप ना हो और संसद की बनाई गई व्यवस्था के अनुसार ही नदी जल विवाद का समाधान हो। ये 262 में कहा गया। आजादी के बाद अगर आप देखें तो राज्यों की संख्या भी ज्यादा नहीं थी, और दूसरी चीज, जिस पार्टी की सरकार केंद्र में थी उसी पार्टी की सरकार राज्यों में भी थी, तो विवाद थे नहीं, और विवाद अगर थे भी तो वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते थे, क्योंकि उसमें राजनीतिक मुद्दा विशेष नहीं था। और हम ये जानते हैं कि समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है अगर समस्या में राजनीति इन्वॉल्व ना हो। कई ऐसी समस्याएं हैं जो राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से वो सॉल्व नहीं हो पाती। खैर, वो अलग मुद्दा है। तो संसद ने आर्टिकल 262 का प्रयोग करते हुए 1956 में दो एक्ट पास किए। पहला एक्ट था रिवर बोर्ड एक्ट 1956। इसमें यह कहा गया कि अगर राज्य मांग करते हैं तो राज्य की मांग पर रिवर बोर्ड का गठन किया जा सकता है। और दूसरा एक्ट जो इन्होंने पास किया 1956 में, उसका नाम था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। अच्छा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में यह प्रोविजन था कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल को लेकर अगर कोई विवाद है, तो वो अगर केंद्र सरकार से कहते हैं तो उनकी मांग पर
केंद्र सरकार के द्वारा इस सिस्टम का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल्स। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और वो जो ट्रिब्यूनल होगा उसकी जो पावर होगी वो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल होगी उस कंसर्न इशू में। लेकिन जिस समय ये एक्ट बनाया गया 1956 का, उस समय ट्रिब्यूनल की कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि ट्रिब्यूनल कितने दिनों के अंदर बनेगा, कितने दिनों के अंदर ये मैटर को सॉल्व करेगा, तो कोई टाइमलाइन नहीं दी गई। आगे चलकर इस कमी को महसूस किया गया और 2002 में इसमें एक संशोधन किया गया और संशोधन के द्वारा इसमें एक टाइमलाइन डाल दी गई कि जब राज्य के द्वारा मांग की जाएगी तो राज्य की मांग के आधार पर 1 वर्ष के भीतर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। यानी केंद्र सरकार के लिए 1 वर्ष की समय सीमा तय कर दी गई कि 1 वर्ष के भीतर आपको ट्रिब्यूनल का गठन करना होगा। लेकिन ये संशोधन किया गया 2002 में, जब ये बना था 1956 में जब ये लॉ बना था तो उस समय ये समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। अच्छा, 1 वर्ष के अंदर गठन किया जाएगा, तुरंत क्यों नहीं गठन किया जाएगा? इस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि पहले केंद्र सरकार एक कोशिश कर सकता है निगोशिएशन का, शायद इसलिए समय सीमा उस समय रखी गई। इसको क्लेरिफाई किया गया है 2019 का जो अमेंडमेंट बिल है इसमें क्या संशोधन किया गया, इसको हम देखें अगर तो इसमें कुछ मेजर संशोधन किए गए हैं। एक तो पहला जो इसमें संशोधन किया गया वो ये है कि एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई जा सकती है। केंद्र सरकार जो है जब राज्य उसके पास आएंगे नदी जल विवाद के समाधान के लिए तो ट्रिब्यूनल का गठन करने के पहले एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी गठित की जाएगी और यह जो कमेटी गठित की जाएगी यह कमेटी ट्रिब्यूनल के पहले होगी और 1 साल का समय दिया जाएगा इस कमेटी को कि कमेटी 1 साल के अंदर उसके सामने जो मैटर लाया गया है उसका समाधान खोजे। और अगर कमेटी को लगता है कि उसके पास समय और चाहिए तो मैक्सिमम 6 मंथ का एक्सटेंशन कमेटी को दिया जा सकता है। यानी अधिकतम 1.5 वर्ष के अंदर उन्हें इस मैटर को सॉल्व करना होगा। क्लियर? यदि वो मैटर को सॉल्व नहीं कर पाए या उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया उस सॉल्यूशन से राज्य सेटिस्फाइड नहीं है, फिर क्या होगा? फिर राज्य अगर ये ऑब्जेक्शन बताते हैं केंद्र सरकार को और कहते हैं कि नहीं हमारे लिए आप ट्रिब्यूनल का ही गठन करें, तो उसके बाद ट्रिब्यूनल में यह मैटर जाएगा और इसमें समय सीमा बनाई गई है कि जब ये रिपोर्ट आएगी राज्यों के अनसेटिस्फैक्शन की तो 3 महीने के अंदर फिर वो मैटर ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाएगा। अच्छा, ट्रिब्यूनल के स्ट्रक्चर को भी इस 2019 के अमेंडमेंट बिल में परिवर्तन किया गया है और परिवर्तन ये किया गया कि पहले जो 1956 के इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रिब्यूनल की बात की गई थी तो दैट वाज एड हॉक ट्रिब्यूनल, मतलब वो टेम्पररी बेस पे ट्रिब्यूनल था कि कोई मैटर आया, राज्यों ने मांग की, जैसे मान लीजिए 2 राज्य हैं ए और बी और नदी जल को लेकर दोनों के बीच में विवाद है, ए अगर आया केंद्र सरकार के पास तो ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया। तो वहां पर जो ट्रिब्यूनल का गठन किया गया तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें मैकेनिज्म ये था कि वो ट्रिब्यूनल जैसे ही उस मैटर को सॉल्व करेगा वो ट्रिब्यूनल डिसॉल्व हो जाएगा, यानी उसका जो नेचर था दैट वाज टेम्पररी। लेकिन अब 2019 के अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग जो ट्रिब्यूनल होगा ये परमानेंट होगा, परमानेंट बेसिस पर काम करेगा। हाँ, इसमें ये जरूर कहा गया कि इसकी ब्रांचेस स्टैब्लिश की जाएंगी। जैसे मान लीजिए किसी एक नदी के जल को लेकर 2 राज्यों के बीच में विवाद है तो उसकी एक ब्रांच वहां पर बना दी जाएगी और जैसे ही वो विवाद सॉल्व होगा उस ब्रांच को डिसॉल्व कर दें। जो ट्रिब्यूनल का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है
इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया गया और वो ये है कि एक चेयरपर्सन होगा, एक डिप्टी चेयरपर्सन होगा और 3 जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 15 अदर एक्सपर्ट्स होंगे। कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको इन मामलों की पूरी जानकारी हो। तो कुल मिलाकर ये अमेंडमेंट बिल है 2019 का इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर। एक और इशू है जो मुख्य परीक्षा में इसको लेकर पूछा जा सकता है आपसे, और वो ये है कि जो ये मैकेनिज्म हमारे देश में बनाए गए अभी तक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, अगर आप क्रिटिकली एग्जामिन करें तो आप कहाँ कहाँ फेल्योर पाते हैं और कौन से रीजन है जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं मिल पाया या मिल पाता है कि ये सक्सेसफुली मैटर्स को सॉल्व करें। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम डाल सकते हैं। एक पॉइंट तो ये है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है, और इसकी वजह से होता यह है कि राज्य वास्तव में अगर देखा जाए तो ऑनेस्टी के साथ समस्या के समाधान का प्रयास नहीं करते। मतलब उसमें राजनीति होती है, अपने लोगों को ये दिखाने की कोशिश होती है कि हम अपने राज्य के लिए अधिक जल की बात कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट के मैटर में आपने देखा होगा कि, और दूसरी चीज होती है कि अभी तक हमारे पास एक प्रॉपर डाटाबेस जो होना चाहिए कि किस स्टेट से में कितनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है पानी की, क्या पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का तो सेंसस है, रिकॉर्ड है, वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, दूसरे स्टेट की साइज क्या है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये डाटाबेस जब तक हमारे पास प्रॉपर नहीं होगा, एक सिस्टमेटिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो शायद नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है कभी कभी ये भी होता है कि जो एक्सपर्ट्स की जो कमी होती है, शॉर्टेज होती है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये वाटर डिस्प्यूट का जो मैटर है वह एक पॉलिटिकल कलर ले लेता है और ये सॉल्व नहीं हो पाता। तो आज हमने जो चर्चा की इस मुद्दे पे, उसका मेन ये इशू ये था कि चूंकि ये रिसेंटली एक हाईलाइटेड टॉपिक है और अक्सर जो है वो परीक्षा में इसको लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने कोशिश की थोड़ी सी क्लेरिफाई करने की। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।